निम्नलिखित में से कौन एक नास्तिक विचारधारा है? कौन सी है? ये देखिए। क्यों? क्योंकि ये वेदों में आस्था नहीं रखते हैं। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत षट दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं, जबकि वेदों को मान्यता न देने के कारण बौद्ध, जैन और चारवाक नास्तिक दर्शन कहे जाते हैं। लोकायत, जैसे भारत में, विदेश में क्या होता है, जैसे वेस्ट में क्या होता है, जो नास्तिक होता है उसका मतलब होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है ना। और आस्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर में मानता है, और जो नास्तिक वो जो ईश्वर में नहीं मानता है। तो हमारे यहाँ लेकिन अलग है, जो वेदों में मानता है उसको कहते हैं आस्तिक, और जो वेदों को नहीं मानता है उसको कहते हैं नास्तिक। ये इंग्लिश के एथिस्ट से अलग होता है। चारवाक दर्शन को ही लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है। यह भौतिकवादी दर्शन है जो भौतिक या सांसारिक सुख को अधिक महत्व देता है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य। शंकराचार्य बाद में आए हैं, कुमारिल भट्ट जो हैं वो पहले आए हैं, तो याद रखना है ये। अद्वैत दर्शन के संस्थापक आदि शंकराचार्य हैं। आदि शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी यानी कि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का समर्थन किया। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य कहलाता है। शंकर के दर्शन को क्या कहते हैं? अद्वैतवाद। शंकर यानी शंकराचार्य। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को। शंकर या आदि शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता और हिंदू धर्म के प्रख्यात दार्शनिक थे। बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल करने के कारण इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध संज्ञा दी जाती है। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो ज्ञान के द्वारा। अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया जाता है। उसकी मान्यता है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। ज्ञानावदेव मुक्ति है, ज्ञान के अभाव में मुक्ति संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि अद्वैत वेदांत में सभी लोग ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं हैं। ज्ञान मार्ग का अधिकारी केवल वही है जो साधन चतुष्टय, नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहा मुत्यार्थ, भोग विराग, शम दमादि साधन संपत्त एवं मुमुक्षुत्व से युक्ति है। जबकि विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन में भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना जाता है। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो हैं रामानुजाचार्य। यहाँ से ही एक नया भक्ति आंदोलन शुरू होगा। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में रामानुजाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे तथा भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते थे। इन्होंने विशिष्ट अद्वैत यानी विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत दर्शन शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में एक प्रतिक्रिया है। शंकराचार्य ने ब्रह्म को सत्य और जगत को मिथ्या बताया था, जबकि रामानुजाचार्य के अनुसार जीव आनंदमय, स्वयं प्रकाशवान और वैशिष्ट्यपूर्ण है। जगत मिथ्या न होकर सत्य सृष्टि है। मनुष्य भक्ति के द्वारा ईश्वर में तल्लीन हो सकता है। जबकि वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद और माधवाचार्य ने द्वैतवाद दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया। निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो किसका नहीं है? अभिनव गुप्त का। वेदांत दर्शन को भारतीय षट दर्शनों में से एक प्रमुख दर्शन माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत यानी निष्कर्ष। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। इन्हें वेदांत दर्शन को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। कई सूक्ष्म भेदों के आधार पर इनके कई उपसंप्रदाय और इनके प्रवर्तक हैं, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य का द्वैतवाद। अभिनव गुप्त की मुख्य ख्याति तंत्र और अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में है। ये दर्शन के क्षेत्र में तर्कशास्त्र से जुड़े हुए थे। मैच करवाना है, ये संवत है और ये किस समय से इनकी गणना की जाती है। तो देखिए, पहले सिंपल वाले मिला लेते हैं, विक्रम संवत। तो विक्रम संवत हो जाएगा 58 या 57 ईसा पूर्व, ठीक है। शक संवत हो जाएगा 78 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी में। गुप्त संवत हो जाएगा 319 ईस्वी में। और कली संवत्सर हो जाएगा 3102 ईसा पूर्व। यानी कि यहाँ से जो है मानते हैं कि 3102 BC से कलयुग आरंभ हो चुका है, ठीक है, लगभग आज से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। विक्रम संवत को कृत संवत या मालव संवत भी कहते हैं। इसकी तिथि 57 या 58 ईसा पूर्व मानी जाती है। शक संवत की तिथि 78 ईस्वी मानी जाती है तथा इस संवत का प्रवर्तक कनिष्क को माना जाता है। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में की थी। चूंकि प्रश्न में इसका मिलान 320 से किया गया है, जो कि इसका निकटतम है। कली संवत 2102 ईसा पूर्व का माना जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही मिलान बताना है, सही बताना है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, ठीक है। शक संवत 78 ईस्वी में, ठीक है। गुप्त काल सन 319 में आरंभ हुआ, ये भी ठीक है। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से शुरू हुआ, ये भी ठीक है। यानी कि चारों ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विक्रम संवत 58 ईस्वी तथा अथवा 57 ईसा पूर्व से शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। यद्यपि गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, तथापि गुप्त काल के प्रारंभ से
तात्पर्य गुप्त साम्राज्य अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल से यानी कि 319 ईस्वी से है। साथ ही यद्यपि 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत के सिंध प्रांत को अधिकृत कर लिया गया था, परंतु भारत में मुसलमान शासन का युग मोहम्मद गौरी के तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय के पश्चात माना जाता है, यानी कि 1192। चारों कथन सही हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर आयोग की मान्यता पर निर्धारित होते हैं। यह प्रश्न भी ऐसे ही प्रश्नों में से एक है, जहाँ यदि गुप्त काल के प्रारंभ से आशय श्रीगुप्त से हो और भारत में मुसलमान शासन का युग 1206 यानी गुलाम वंश से शुरू हो तो विकल्प ए होगा। इसी प्रकार कथन 3 और 4 को गलत मानने पर सी होगा। गधैया क्या होता है? एक सिक्का। गधैया एक प्रकार का रजत सिक्का था, यानी चांदी का सिक्का। इस सिक्के को ससेनियन सिक्कों के अनुकरण पर चलाया गया था। पूर्व मध्यकाल के दौरान 8वीं-9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य ये सिक्के मुख्यतः पश्चिमी भारत में प्रचलित थे। पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? तो अगर अभी ग्रेगोरियन टाइम चल रहा है, ग्रेगोरियन का कैलेंडर है, तो इसमें +78 पे आता है शक और -57 पे आता है विक्रम। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे 465 में, तो आ जाएगा उत्तर। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी से माना जाता है। विक्रम संवत का प्रारंभ 57 या 58 ईसा पूर्व से निर्धारित किया गया है। अतः पुलकेशिन फर्स्ट के बादामी शिलालेख को विक्रम संवत से दिनांकित करने के लिए हमें 465 में 78 या 58 को जोड़ना होगा। 465 + 58 + 78 तो आ जाएगा विक्रम संवत 601। मालव संवत के नाम से किसको जाना जाता है? कृत संवत, यानी कि विक्रम संवत को ही कृत संवत कहते हैं और मालव संवत भी कहते हैं। मालव इसलिए कहते हैं क्योंकि मालवा के चित्र में उज्जैनी पड़ता है। विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध सम्राट माने जाते हैं, जिन्होंने 57 या 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत अथवा विक्रम कैलेंडर की स्थापना की। विक्रम संवत को कृत संवत और मालव संवत के रूप में भी जाना जाता था। भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ शक संवत और विक्रम संवत का भी प्रयोग किया जाता है। एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 456 दिया गया है, तो इसका तुल्य वर्ष कौन सा होगा? क्यों होगा कि इसमें संवत को +78 कर देंगे। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान क्या है? तो ये है प्रतिष्ठानपुर। वर्तमान में ये इलाहाबाद में है, झूंसी में। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के मूल वंशों में से एक था। चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशीय संवारण ने प्रतिष्ठानपुर वर्तमान झूंसी प्रयागराज में अपनी राजधानी की स्थापना की। मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? कन्नौज। मौखरी कौन थे? मौखरी गुप्तों के सामंत थे जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। इस वंश के प्रमुख शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा, अवंती वर्मा और ग्रह वर्मा थे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो पहला नहीं है गया ताम्रपत्र, ईश्वर वर्मन जौन प्रशस्ति, ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख, जीवित गुप्त द्वितीय देव बर्नाक अभिलेख। सर्व वर्मन का ताम्र मुद्रा अभिलेख असीरगढ़ से प्राप्त हुआ है, न कि गया से। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? गुप्तों के पतन के बाद मगध के गुप्त, ये सेम ही बात है। इसके बाद थानेश्वर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी, वल्लभी के मैत्रक। मालवा और देवगिरी बहुत दूर पड़ते हैं गुप्त वंश के केंद्र से। 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के पतन के फलस्वरूप भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण और विभाजन की प्रवृत्तियां प्रारंभ हो गईं। इस दौरान अनेक स्थानीय सामंतों और शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित राज्यों का शासन था: मगध के गुप्त, थानेश्वर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी और वल्लभी के मैत्रक। अगर पूर्व और पश्चिम का विभाजन न करके केवल उत्तर दक्षिण का विभाजन किया जाए तो विकल्प बी सही होगा। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यभूति मित्र ने। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर या स्थानेश्वर में की, जो कि अभी हरियाणा में है। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? तो किसकी में है? कल्हड़ की राजतरंगिणी में। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृत हर्षचरित से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कल्हड़ कृत राजतरंगिणी में भी मिलती हैं। कालिदास और हरिसेन की रचनाओं में हर्ष से संबंधित किसी भी सूचना का उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये हर्ष के पूर्व के काल के हैं। हरिसेन समुद्रगुप्त के काल का है और कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। हरिश्चरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। हरिश्चरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी।
यह वर्धन वंश का इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इसमें लेखक अपने समकालीन शासक और उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राज्यश्री दोनों साथ साथ कन्नौज के सिंहासन पर बैठते थे। राज्यश्री उसकी बहन का नाम है। हर्ष की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। बाद में हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की ताकि वह राज्यश्री के प्रशासनिक कार्य में पूरी सहायता प्रदान कर सके। यह हर्ष के विस्तृत साम्राज्य पर शासन करने के लिए उपयुक्त था। राजश्री का पति जो था शशांक ने मार दिया था, इसलिए उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज कर ली और अपनी बहन का भी जो राज्य था उसके साथ साथ संभालने लगा। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज और प्रयाग में। कन्नौज में उसने बौद्ध संगीति की तरह आयोजन किया और प्रयाग में महामोक्ष परिषद का। अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलाई थी। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता वेनसांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयागराज के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया है। वेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। इसमें 18 देशों के राजा सम्मिलित हुए थे। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, प्रयाग। इसमें कन्नौज नहीं है इसलिए एक प्रयाग सही है। अगर ऑप्शन में कन्नौज होगा तो कन्नौज पहले आएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो भास्कर वर्मन ने। प्रश्नगत विकल्पों में हर्ष के समय भास्कर वर्मन ने असम पर शासन किया था। वह कामरूप यानी असम के वर्मन राजवंश का अंतिम शासक था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रमण को किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। कहाँ से पता चलता है ये? ऐहोल प्रशस्ति से। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिम सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ये चालुक्य है, चालुक्य वंश से। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। फलतः नर्मदा के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति और वेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय ने। ये मैचिंग करवाना है इसमें। पुलकेशिन द्वितीय किसको कहेंगे? पुलकेशिन द्वितीय का मैचिंग हो जाएगा दक्षिणापतेश्वर, और समुद्रगुप्त का हो जाएगा कविराज, क्योंकि इसके सिक्कों पे वीणा बजाते हुए इसका चित्र है। हर्षवर्धन हो जाएगा सकल उत्तरापत्तनाथ यानी कि पूरे उत्तरापथ का स्वामी, और पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा दक्षिणापतेश्वर यानी कि दक्षिणापथ का स्वामी। कुषाण हो जाएगा देवपुत्र। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष कौन सा था? तो था 618 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शक्तिशाली राजा था। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। उधर पुलकेशिन भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया। फलस्वरूप हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें संभवतः हर्ष की पराजय हुई। अल्तेकर का विचार है कि हर्ष और पुलकेशिन का युद्ध 630 से 634 ईस्वी के बीच कभी नहीं हुआ था। इसका पहला कारण तो यह है कि बल्लवी का युद्ध 630 ईस्वी के पहले नहीं हो सकता, और अगर यह युद्ध उसी का परिणाम था। पुष्य पुलकेशिन का 630 ईस्वी का लोहनारा से प्राप्त लेख उसके द्वारा पराजित जिन शत्रुओं का उल्लेख करता है उसमें हर्ष का नाम नहीं है, परंतु 634 ईस्वी का ऐहोल प्रशस्ति इस युद्ध का उल्लेख करता है। अप्रैल 2016 में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसंधानकर्ताओं ने एक ताम्रपत्र लेख के आधार पर यह विचार व्यक्त किया है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन और हर्ष का युद्ध 618 ईस्वी निश्चित किया जा सकता है। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में इस युद्ध का समय 620 ईस्वी के लगभग बताया है। अतः इस युद्ध का समय 618 ईस्वी माना जाना अधिक युक्त है। कवि बाण निवासित किसका था? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बाणभट्ट जन्म स्थान को लेकर विद्वानों के बीच काफी मतभेद देखने को मिलता है। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म बिहार की सोन नदी के किनारे अवस्थित प्रीतिकूटा नामक गांव में हुआ था, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कान्यकुब्ज यानी कन्नौज के समीप प्रीतिकूट गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम राजदेवी था। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सम्राट हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के समय की अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण घटना चीनी यात्री वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने की थी। पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी। उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु तंग शासक की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी मध्य एशिया और भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयू की कहा जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने
भारत की यात्रा की थी? तो वेनसांग ने की थी। भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। सड़क और नदी मार्ग लूट से पूरी तरह सुरक्षित थे, ये गलत है। जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल, विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषता और दोष के निर्णय का साधन थे, ये ठीक है। व्यापारियों को नौ घाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था, ये भी ठीक है। तो दो ठीक है, एक गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वेनसांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। वेनसांग स्वयं कई बार चोर डाकुओं के चंगुल में फंस चुका था। इस प्रकार कथन एक गलत है। वेनसांग के अनुसार अपराध और निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल और विष द्वारा दिव्य परीक्षा ली जाती थी। उसके अनुसार व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगते थे, जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। हर्ष के दरबार में वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो भेजा था किसी ने नहीं इनमें से, क्योंकि वो स्वयं चल के आया था। वेनसांग चीन की तांग वंशी शासक ताइसोंग का समकालीन और इसी राज्य का नागरिक था। तुर्क आक्रांताओं के भय से ताइसोंग ने अपने नागरिकों के लिए पश्चिम में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था। वेनसांग ने तांग शासकों की राजधानी चंगन से स्वतंत्र रूप से, न कि किसी दूत के रूप में, भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। भारत प्रवास के बाद जब वह वापस चीन पहुंचा, तब सम्राट ने उसके कृत्यों के लिए उसे दंडित करने के बजाय उसका स्वागत किया था और उसे अपना आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त किया था। वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्रों का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो था मथुरा। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी के समय भारत आया था। उसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी समृद्ध नगर था। परिवार धनी थे, घरों में दुर्लभ बहुमूल्य वस्तुएं थी। वेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का कारण वहाँ का व्यापार था, साथ ही उर्वर भूमि थी और फसलें प्रचुर थी। बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि और व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। बाण यानी बाणभट्ट ने। यहाँ के निवासी अधिकांशतः व्यापारी थे जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। उज्जैनी तथा कन्नौज में भी इस काल में आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध थे। कौशेय शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये रेशम के लिए। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया था। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा। 637 ईस्वी में वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में वेनसांग पुनः नालंदा आया और उसने वहां व्याख्यान दिए। आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो है उसकी रचना सी यू की। वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण पर एक ग्रंथ लिखा जिसे सी यू की कहा जाता है। वेनसांग की इसी रचना के कारण उसे याद किया जाता है, क्योंकि इसमें तत्कालीन भारत संबंधी काफ़ी जानकारी उपलब्ध होती है। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी तो वेनसांग है। वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की। वेनसांग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसकी यात्रा का विवरण सीयूकी में है। सीयूकी किससे जुड़ा है? वेनसांग से। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया। लगभग इसमें से कोई जगह नहीं है। चीनी यात्री इत्सिंग जो आया ये वेनसांग के बाद आया था, 671 से 695, जब वह युवक था। अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए, अध्ययन करने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह हेतु पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। बाद में उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया और वह अकेले कैंटन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमात्रा होता हुआ वापस चीन लौट गया। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लेखित हुंडी के रूप में किया जाता है? तो है विनिमय पत्र। विनिमय पत्र क्या होता था? भारत में साख पत्रों का प्रचलन बहुत प्राचीन है, इसे हुंडी कहा जाता है। व्यापार में माल का क्रय विक्रय नगद या उधार किया जाता था। यदि माल क्रय अथवा विक्रय नगद होता था तो ऐसी स्थिति में तत्काल भुगतान कर दिया जाता है। दूसरी तरफ यदि व्यापारी उधार लेन देन करता है और सौदों का मूल्य तुरंत न चुकाकर भविष्य में चुकाता है तो ऐसी स्थिति में भावी भुगतान की समस्या का समाधान साख पत्र माल बेचने वाले व्यक्ति को एक निश्चित अवधि में भुगतान का आश्वासन देता है। आधुनिक समय में इन साख पत्रों को विनिमय पत्र अथवा प्रतिज्ञा पत्रों के नाम से जाना जाता है। अभी हम कह सकते हैं इसको एफिडेविट। प्रतिज्ञा पत्र वही होता है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो करते हैं यंतु या तिएंचु। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का क्या कारण था? मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। दिए गए विकल्पों में नालंदा सबसे प्राचीनतम है। इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा कहाँ पर स्थित है? बिहार। बिहार के राजगृह में। गुप्तोत्तर युग के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में कौन है? कन्नौज। गुप्तोत्तर युग में व्यापार का केंद्र उज्जैन से हटकर कन्नौज हो गया था। उज्जैन का महत्व गुप्त काल में शक विजय के बाद बढ़ गया था, जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे दूसरी राजधानी बनाया था।
गुप्तोत्तर काल में हर्ष ने कन्नौज को थानेश्वर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज कन्नौज गंगा यमुना दोआ में स्थित होने के कारण तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल होने के कारण तीन शक्तियों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के आकर्षण का केंद्र भी बना। एक चीज और भी देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हर्ष की राजधानी था। हर्ष की मृत्यु हो गई तो राजधानी का गैप बढ़ गया, और क्योंकि ये सकल उत्तरापद स्वामी है तो इसका पूरे उत्तर भारत में शासन भी था। तो फिर जो भी शक्तियाँ यहाँ उभरेंगी वो ही राजधानी को ही पास आएंगी। तो इसमें कौन कौन है? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पालों का शासन बंगाल के आसपास है, प्रतिहार राजस्थान के आसपास है और राष्ट्रकूट महाराष्ट्र। तो अंतिम रूप से इसमें गुर्जर प्रतिहार ही विजय रहे। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषि संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग और आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध संगति में भाग लिया था। ये गलत है, क्योंकि फाहियान जो आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में आया था। 375 के आसपास का काल है और कनिष्क का काल प्रथम शताब्दी ईस्वी का है। चीनी तीर्थयात्री वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। ये भी गलत है, क्योंकि वेनसांग स्वयं ही बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चीनी तीर्थयात्री फाहियान गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया और उसने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा की। चीनी यात्री वेनसांग 629 में तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। हर्ष वेनसांग से मिलने के पूर्व ही बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो चुका था। वेनसांग से भेंट के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया और वह पूर्ण बौद्ध बन गया। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल में भारत आया। ये गलत है, हर्ष के शासनकाल में वेनसांग आया। वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। ये भी गलत है, दोनों अपोजिट हो जाएंगे। फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और वेनसांग आया हर्ष के समय। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान नामक चीनी यात्री भारत आया था। इसके द्वारा किए गए वर्णन के आधार पर तत्कालीन भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक आदि दशा का वर्णन प्राप्त होता है। हर्षवर्धन के शासनकाल की प्रमुख घटना चीनी यात्री वेनसांग के भारत आगमन की है। इसके द्वारा लिखित ग्रंथ सीयूकी से तत्कालिक भारत की राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आदि दशा का वर्णन प्राप्त होता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? फाहियान का समय ये गलत है, वेनसांग का समय ये ठीक है, इत्सिंग का समय ये भी गलत है। अल मसूदी फाहियान के भारत भ्रमण का काल केवल 10 वर्ष 402 से 412 तक रहा, जबकि उसकी चीन से कुल यात्रा की अवधि 399 से 414 ईस्वी तक थी। यानी कि वो 3 साल में आया और 2 साल में गया, मतलब यात्रा रही उसकी, बाकी भारत में रहा। वेनसांग का भारत भ्रमण 629 से 645 ईस्वी तक था। इत्सिंग का भारत भ्रमण 671 से 695 ईस्वी तक था, जबकि अल मसूदी 915 से 916 भारत भ्रमण किया। तो ये सही ठीक है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए और उन्हें आरोही कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन आएगा? फाहियान किसके काल में? चंद्रगुप्त सेकंड के, यानी विक्रमादित्य के काल में। फिर वेनसांग, इसको 2 नंबर कर देंगे। ये आएगा हर्ष के काल में। हर्ष के बाद कौन आएगा? इत्सिंग, इसका काल क्या है? 671 से 695, और इसका जाने का समय क्या है? 645। आने का समय क्या है? 629। फाहियान के आने का समय क्या है? 402 से 412 एक, और टोटल यात्रा 399 से 414। और अलबरनी फाहियान के भारत भ्रमण का काल केवल 10 वर्ष 402 से 412 तक था, जबकि उसकी चीन से कुल यात्रा 399 से 414 तक थी। वेनसांग का भारत भ्रमण 629 से 645 ईस्वी तक था। इत्सिंग 671 से 695। अलबरनी महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में भारत आया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट का मिलान कीजिए। मुल्तान का सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, अबू जईद, अल मसूदी और अलबरनी ने किया है। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। ये दोनों कथन ठीक है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्लभ प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। भूमि के नियंत्रण और स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। ये ठीक है, क्योंकि भूमि का नियंत्रण सामंतों को ही दिया जाता है। सामंत और उसके अधिपति के बीच स्वामी और दास का संबंध बनना। ये भी ठीक है। सामंत शब्द का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्वतंत्र पड़ोसी के अर्थ में किया गया है। सर्वप्रथम अश्वघोष प्रथम ईस्वी में बुद्ध चरितम में इस शब्द का प्रयोग जागीरदार के लिए किया गया था। सामंती व्यवस्था का अंकुरण शक कुषाण काल में हुआ। राजपूत काल तक आते आते यह समाज में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गया। भारत में सामंती व्यवस्था कुषाणों से लेकर राजपूत काल, सल्तनत काल और मुगल काल तक प्रशासनिक व्यवस्था का अभिन्न अंग बनी रही। इस व्यवस्था के जन्मोत्कर्ष काल में भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। सामंतों के प्रशासन पर बढ़ते प्रभाव के कारण केंद्रीय सत्ता अत्यंत निर्बल हो गई।
अपनी शक्ति के लिए सम्राट पूर्णतः सामंतों पर ही आश्रित रहने लगे। सामंतवाद के विकास के सामाजिक आर्थिक कारण शक युग में स्पष्ट होने लगते हैं। इस समय ग्रामों में ग्रामपतियों का एक संपन्न वर्ग उठ खड़ा हुआ था, जिसकी अधीनता में निर्धन किसानों का वर्ग था। इसके साथ ही विदेशी जातियों ने कुलीन शासक वर्ग का स्थान ग्रहण कर लिया। इस प्रकार स्वामी सामंत संबंधों का विकास हुआ। भारतीय सामंती व्यवस्था यूरोपीय सामंती व्यवस्था से भिन्न थी। भारत में भूमि पर राज्य की स्वामित्व पाया जाता था, अर्थात सामंती व्यवस्था में भूमि के नियंत्रण और स्वामित्व वाली प्रशासनिक व्यवस्था का उदय हुआ। यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख से रचयिता कौन है? तो कौन है इसके? वासुल कवि। यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख के रचयिता वासुल कवि हैं। यह शिलालेख यशोधर्मन के शासनकाल के महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक साहित्यिक प्रमाण के रूप में जाना जाता है, जिसमें राजा यशोधर्मन की होड़ों पर विजय और अन्य महान कार्यों का वर्णन है। वासुल कवि ने इस शिलालेख में यशोधर्मन की नीतियों को काव्यात्मक शैली में व्यक्त किया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, ठीक है। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, ये भी ठीक है। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज का नाम दिया, ये गलत है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, ये ठीक है। शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि के नाम से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलाड़ी में हुआ था। शंकराचार्य के समय में बौद्धों और जैनियों के प्रभाव में आकर हिंदुत्व समाप्त होता जा रहा था। इसी को रोकने के लिए उन्होंने वेदांत पर बल दिया। हिंदू धर्म के उत्थान के प्रयासों के लिए उन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। वेदों के अध्ययन और संकलन के लिए उन्होंने संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा की। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान में हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है: श्रृंगेरी मठ कर्नाटक दक्षिण में, द्वारका गुजरात में पश्चिम में, पुरी उड़ीसा पूर्व में और ज्योतिर्मठ यानी जोशी मठ उत्तराखंड उत्तर में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पे हैं? तो वो हैं जोशी मठ उत्तर में, द्वारका पश्चिम में, पुरी पूर्व में, श्रृंगेरी कर्नाटक दक्षिण में। कौन इनमें से 4 धामों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं है? मानसरोवर नहीं है। मानसरोवर कहाँ है? तिब्बत में। 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम आते हैं, जबकि छोटा 4 धाम में उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका। कौन सा सही जोड़ा नहीं है? रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय, ये इनके कवि हैं जिन्होंने प्रशस्तियों का निर्माण किया है। तो पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति का निर्माण किया है इनके कवि रवि कीर्ति ने। भवभूति ने कन्नौज के यशोवर्मन का प्रशस्ति बनाया है। हरिशेन हर्ष के नहीं, जबकि समुद्रगुप्त के हैं ये। इन्होंने क्या बनाया? प्रयाग प्रशस्ति, जो इलाहाबाद में है। दंडी ये नरसिंह वर्मन के हैं, कवि हैं। ये फिर से दरबारी कवि और राजा हैं। तो देखिए, हरिशेन समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बाणभट्ट हर्षवर्धन हर्षचंद्रम और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी। सही जोड़े बनाने हैं इसमें। राजा भोज ये धार के हैं, दुर्गावती गोंडवाना, समुद्रगुप्त विदिशा और अशोक उज्जैन। अगला भी मैचिंग करवाना है इसमें, बताना है कि कौन सा सही है। भीलसा मध्य प्रदेश में है, ठीक है, और गिरनगर गुजरात में है, ये भी ठीक है। बाकी स्थानेश्वर जो है ये हरियाणा में है और द्वार समुद्र जो है ये गुजरात में है। द्वार समुद्र जो है ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे, पहले इसकी व्याख्या पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे।